नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और दोस्तों, धीरे धीरे ये हमारी कुंडली ज्ञान की यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। आप लोग बड़े अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स को, तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ कमेंट भी भेजते हैं और मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। और दोस्तों, मेरा केवल एक ही एम है कि आप सब लोग अपनी कुंडली देखना सीख जाएं। इसीलिए इन 12 लग्नों की सभी कुंडलियों को मैं एक एक अलग अलग वीडियो बना रहा हूं। इतना एलेबरेटली कोई भी आपको नहीं समझा पाएगा, आप बाकी वीडियोस देखते रहते होंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझाऊं। आगे डीप स्टडी के लिए अगर रिसर्च की हम बात करेंगे कुंडलियों की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छे सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सन और कुछ अच्छे नेताओं की कुंडलियां मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कहाँ उनमें क्या अच्छाई रही कि जो वो आज सफलता के इस शिखर तक पहुँचे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे दोस्तों बताया था कि कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कर्म करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। केवल भाग्य के सहारे बिल्कुल ना बैठिए, आपको मेहनत भी करनी होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। हम मकर लगन की कुंडली की बात करेंगे, कैप्रिकॉर्न इसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मकर राशि के जो स्वामी हैं वो है हमारे शनिदेव। शनिदेव को शास्त्रों में हम दोस्तों बोलते हैं न्यायाधीश। तो आज न्यायाधीश की जो लगन में बैठे हुए हैं, जो लग्नेश हैं, वो हमारे न्यायाधीश हैं। तो न्याय भी करेंगे और अच्छे से अपने मित्रों और शत्रुओं को जो भी इनको घर देने होंगे वो अपने हिसाब से अलॉट करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला योग कारक ग्रह जो हमारा होगा वो स्वयं शनिदेव होंगे। शनिदेव को 10, 11 ये दोनों ही राशियाँ मिली हुई हैं, मकर और धनु। और इसीलिए यहाँ पर शनि देवता इस कुंडली के अति योग कारक ग्रहों में गिने गए। ठीक है जी। ऐसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर 12वां नंबर जो मिला है ये बृहस्पति देव को मिला है। बृहस्पति देव जो है शनि देवता के शत्रु हैं। इनको 2 घर मिले हुए, एक ये और एक ये था। ये भी अच्छा घर नहीं है, त्रिक भाव में है। तो बृहस्पति देवता इस कुंडली के अति मारक ग्रह रहे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 जो है मंगल देवता की राशि है, मेष राशि, और एक घर इनको यहाँ पर मिला है। ये भी थोड़ा सा जो है छोटी मोटी बीमारियों का घर है। और मंगल देवता जो है बृहस्पति देवता के वैसे तो मित्र हैं, शनिदेव की बात करें, शनिदेव के जो मंगल देवता हैं वो उनके अति शत्रु हैं। लेकिन चूंकि केंद्र में एक घर इनको दे दिया गया है, इसलिए ये सम का काम करेंगे मंगल देवता। ठीक है जी। मंगल देवता जो हैं 1 और 8 ये घर मिला है। ये माता, भूमि, वाहन, सुख सुविधाओं का घर है। और 8वां जो है छोटी मोटी बीमारियों का घर है। तो इसलिए इनको सम की पदवी दी गई है इस कुंडली में। आगे चलते हैं। यहाँ जो है शनिदेव के अति मित्र शुक्रदेव हैं। मैंने पहले भी बात की है, मैं एक बार फिर रोक करके इस चीज़ को समझा दूं। त्रिकोण में बैठे हुए 1, 5, 9 घर जो हैं उनमें जो राशियां हैं उनके स्वामी आपस में मित्र होंगे। जैसे शनिदेव, शुक्रदेव, 6वां कौन है, बुधदेव। तो ये योग कारक घर माने जाएंगे। ठीक है जी। योग कारक घर, योग कारक ग्रह माने जाएंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा। त्रिकोण में बैठी हुई जो भी राशियां उनके स्वामी अगर वहां पर हैं, भले चाहे दूसरा घर कहीं भी मिला हो, जैसे अब यहाँ पर दूसरा और 7वां घर है, तो ये यहाँ पर शुक्रदेव अति योग कारक ग्रहों में रहा, क्योंकि एक सेंटर में जॉब प्रोफेशन को लेकर के बैठा हुआ है और दूसरा यहाँ पे जो है त्रिकोण में सॉलिड घर है। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर त्रिक भाव में एक घर ये मिथुन राशि को दिया गया है और इनकी दूसरी राशि यहाँ पर त्रिकोण में है अगेन। तो ये भी इस कुंडली के योग कारक ग्रहों में रहे। योग कारक है कब तक, जब तक कि उनका प्लेसमेंट गलत जगह ना हो जाए। उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करते हैं। फिर हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर शनि के अति शत्रु हैं ये चंद्रदेव, और चंद्रदेव यहाँ पर शत्रु जब हैं तो ये दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, 7वें घर में यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये इस कुंडली के मारक ग्रह रहेंगे चंद्रदेव। सूर्य देवता को त्रिक भाव में जगह दी है और शत्रु भी हैं ये शनि के। तो आप ये देखिए, सूर्य देवता इस कुंडली के अति मारक ग्रहों में से रहे। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो थोड़ा सा अब आगे हम बढ़ते हैं। ये 7वां घर के बारे में बता दिया, 8वां ये 9th राशि के बारे में बता दिया है।
तो दोस्तों एक कन्फ्यूजन अभी भी लोगों को रहता है कि घर और राशि। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया है और शुरू की 5-6 वीडियो में तो मैं बार बार लिख करके मैंने बताया है। ये जैसे पहला घर माना जाएगा, ठीक है जी, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा, ये चौथा रहेगा, फिर ये 5th हाउस रहेगा, ये 6th रहेगा, ये यहाँ पर 7th हाउस रहेगा, ठीक है जी, ये 8th रहेगा, ये 9th रहेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 और ये 12। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। घरों के मैंने रिजल्ट आपको बताए हुए हैं, किस घर का क्या मतलब है, किस घर का जो है किस तरीके के उनके रिजल्ट मिलेंगे, उनके फल क्या हैं, वो सब पता है। अब ग्रहों के जो प्लेसमेंट होंगे, ये देखिए राशियां हैं। लगन वो माना जाता है जन्म के समय जातक की जो राशि पूर्व दिशा में होगी वही लग्नेश होगा। ये मैं बार बार हर वीडियो में आपको समझाता रहा हूं और आप अपनी कुंडली लेकर के आराम से विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए मारक ग्रहों का कोई रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। कब तक? जब तक कि विपरीत राजयोग की स्थिति में वो ना आ जाए। और योग कारक ग्रहों का तब आपको कोई रत्न पहनना चाहिए अगर वो डिग्री कम है लेकिन अच्छी जगह बैठा हुआ है, तभी आप उसका रत्न पहने। और इसके लिए आप अपने जानकार किसी पंडित से जरूर सलाह लें, तभी आप करें। लेकिन प्राइमरी स्टेज पर आप आराम से अपनी कुंडली को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आगे की जो वीडियो रहेंगी उसमें मैं आपको अपनी कुंडली की पूरी रिसर्च करना भी बताऊंगा, पर वो तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप मेरे वीडियो ढंग से देखते रहेंगे और आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आती रहेंगी। चलिए हम सबसे पहले शनि देवता की ही बात करते हैं, क्योंकि त्रिकोण की मैं हर बार बात कर रहा हूँ कि हमेशा जो थोड़े कम पढ़े लिखे पंडित होते हैं वो एकदम बता देते हैं कि त्रिकोण का रत्न धारण कर लें, और वो आदमी की प्रॉब्लम हो जाती है विदाउट सीइंग कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। जैसे अगर शनि देव को मैं यहाँ पर बैठा दूँ, नीच के हो जाएंगे जी। अब नीच के होते ही माता से प्रॉब्लम, भूमि वाहन प्रॉपर्टी और जितनी सुविधाएं हैं उसमें दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि खुद को प्रॉब्लम देगा। ये छाती के रोग का भी घर है तो चेस्ट का प्रॉब्लम हो जाएगी, बंदे की पर्सनालिटी खराब हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको जो उसका वाणी पर कोई संयम नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं कुटुंब से भी उसका निभा नहीं हो पाएगा, तो अगर शनि नीच के आ जाते हैं। फिर उसके बाद में इनकी 5वीं 7वीं शनि की 3री 7वीं और 10वीं जो दृष्टि है उसके अकॉर्डिंग भी जब इनकी दशा अंतर दशा आएगी वहाँ भी ये प्रॉब्लम देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि शनि को अगर हम पहले में रखें, दूसरे में रखें, ठीक है जी, और जो है 3रे 5वें 7वें 9वें 10वें घर में ये अच्छे फल देंगे अगर शनि देवता को रखते हैं तो। अगली बात करते हैं त्रिकोण में ही, यहाँ पर शुक्र देवता बैठे हुए हैं। तो शुक्र देवता की स्थिति अगर आप देखें तो शुक्र देवता त्रिकोण के मालिक हैं वैसे तो, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए केवल और केवल हल्का सा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि शुक्र देवता को यहाँ पर ना बैठा करके मैं इनको यहाँ बैठा दूं, तो शुक्र देवता पूरी कुंडली में अगर त्रिक भाव में 6, 8, 12 घर में चले जाएंगे तो ये मारक बन जाएंगे। और मारक बनते ही आप ये देखिए जो अति कारक था वो इस कुंडली का अति मारक ग्रह हो जाएगा, अच्छे फल नहीं देंगे। शुक्र देवता को अगर मैं 6वीं राशि में यहाँ बैठा दूं भाग्य भाव में, देखिए तो भाग्य भाव में जाकर के नीच के हो जाएंगे, औलाद सुख नहीं मिलेगा, वो प्रॉब्लम आएगी, प्रोफेशन में दिक्कत आएगी। और दूसरा पिता के साथ जो है उनकी प्रॉब्लम चलती ही रहेगी, भाग्य खराब हो जाएगा अगर शुक्र देवता को यहाँ ले। देखिए कितनी बड़ी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। शुक्र देवता को जो त्रिकोण कही थी त्रिकोण में यहाँ प्लेस किया, अगर शुक्र देवता को हम यहाँ बैठा दें उच्च में, ठीक है जी, 12वीं राशि में उच्च के होकर के थोड़ा मेहनत के घर में बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट वैसे देंगे, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर थोड़ी देर के लिए हम शुक्र देवता की बात करें, शुक्र देवता को अगर लग्नेश में ही बैठा दें तो आप ये देखिए लग्नेश में बच्चा बुद्धिमान होगा, क्रिएटिव होगा और जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बनते हैं उस तरीके के जॉब में जा सकता है, कॉस्मेटिक डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि परफ्यूम वगैरह ये सब चीज़ें वो बड़ा पसंद करेगा। और चूंकि शुक्र की पूरी 7वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर भी जाती है तो दाम्पत्य भाव भी उस इंसान का बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है जी। ये चीज़ें थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हैं तो अगर आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। और दूसरी चीज़ यह है कि शुक्र देवता को अगर हम यहाँ पर रख दें जी,
तो यहाँ दिशा बली भी हो जाते हैं। ये दिशा बल का मैंने पहले ही बताया था। तो आप ये देखिए माता, भूमि, वाहन और ये सब चीज़ें मिलेंगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी और अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ संतान के लिए भी अच्छा है और जॉब प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और 7वीं दृष्टि भी शुक्र की जब यहाँ पड़ती है तो प्रोफेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से चलेंगे। तो देखिए शुक्र देवता के प्लेसमेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर कौन बचा जी? छठवां जो है ये बुध की राशि है। बुध ही केवल ऐसे देवता हैं जो अपनी राशि में ही उच्च के होकर के अगर बैठ जाए तो आप ये देखिए भाग्य को सीधा यहाँ ले आएंगे और गवर्नमेंट जॉब पक्का है उस इंसान की, अगर यहाँ पर ही बुध देवता बैठे हैं। लेकिन अगर 12वीं राशि में यहाँ बैठ जाते हैं तो ये नीच के हो जाएंगे, और नीच के होने के बाद में आप ये देखिए 12वीं राशि में नीच के होकर के रोग, ऋण, शत्रु, पिता से भी प्रॉब्लम रहेगी। बुध देवता की केवल 6वीं राशि ही बहुत अच्छी है। अगर यहाँ बैठा हुआ बुध देव है तो आप इसे बंदा ज्ञानवान होगा, सूझवान होगा और कमाल की चीज़ है कि ईश्वर को भी मानने वाला होगा। गहरी रिसर्च में भी जा सकता है अगर बुध देवता का प्लेसमेंट यहाँ पर है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम समझते चलेंगे। यहाँ देखिए मैं मारक की भी बात करता हूँ, सूर्य देवता, चलिए एक मारक ग्रह भी ले लेते हैं। अगर सूर्य देवता यहाँ 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 6ठा, 8वां और 12वां घर के अलावा कहीं बैठते हैं तो बुरे ही रिजल्ट देंगे। यहाँ विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। अगर देखिए थोड़ी देर के लिए मैं सूर्य को यहाँ उच्च का भी रख दूँ तो यहाँ भी ये अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि इस कुंडली के मारक ग्रह हैं। तो ये थोड़ा सा हमें दोस्तों ध्यान रखना होगा जब भी आप कभी कुंडली देखते हैं। आगे और चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग अभी नए व्यूअर हैं मेरे इस चैनल के, वो कृपा करके पिछली मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, तभी उनको आगे ये समझ में आएगा। और आज मैं केवल इतना ही रखता हूँ। थॉट ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, घर में जब भी आप कोई चीज़ लाएँ तो बृहस्पतिवार या शुक्रवार को ही लाएँ। और जो भी आप, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो आपके साथ लंबे समय तक चलेगी। अगर कोई महंगी और कुछ ऐसी चीज़ है जो ड्यूरेबल है, ऐसी चीज़ अगर आप लाना चाहते हैं तो आप कृपा करके बृहस्पतिवार या शुक्रवार को ही लाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।